हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंदर हमने पिछली क्लासों में मानव श्वसन अंगों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे मानव श्वसन की क्रिया विधि। तो आज हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि। मानव में श्वसन की क्रियाविधि जो होती है वो दो चरणों में पूर्ण होती है। दो चरण कौन से होते हैं? देखिए, पहला चरण जो होता है इसे अंतःश्वसन कहा जाता है। इंस्पायरेशन। या इसे निःश्वसन भी कहते हैं। इनहेलेशन। दूसरा चरण जो होता है इसे उच्छ्वसन कहा जाता है। एक्सपायरेशन। या ऐसे बहिर्श्वसन भी कहते हैं। एक्सहेलेशन। मानव श्वसन की क्रियाविधि जो होती है इन दो चरणों के अंदर पूर्ण होती है। पिछली क्लास में पढ़ा था, जीएस कार्टर ने श्वसन की दो प्रवस्थाएं बताई। एक नंबर बाह्य श्वसन और दो नंबर आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। जीएस कार्टर श्वसन की दो प्रवस्थाएं बताई थी, बाह्य श्वसन दूसरा आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन के अंदर वातावरण की वायु को बाह्य नासा छिद्रों द्वारा ग्रहण किया जाता है। फिर ये वायु श्वसन मार्ग से होती हुई वायु कुपिकाओं में भर जाती है। वायु कुपिकाओं से O2 विसरण के द्वारा रक्त केशिकाओं में प्रवाहित रक्त में चली जाती है और रक्त से CO2 विसरण के द्वारा वायु कुपिकाओं में पहुंच जाती है और वायु कुपिकाओं से वायु पुनः श्वसन मार्ग से वायुमंडल में निर्मुक्त कर दी जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो बाह्य श्वसन के तहत आती है। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन यानी कि रक्त केशिकाओं के रक्त से O2 उत्तकों में जाती है और उत्तकों के अंदर आंतरिक श्वसन होता है और फिर कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे बाह्य श्वसन के अंदर दो अवस्थाएं होती है। कौन सी अवस्थाएं होती है? एक होती है अंतःश्वसन और दूसरी होती है बहिर्श्वसन। अंतःश्वसन के अंदर क्या आएगा? यानी कि वातावरण की वायु बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा ग्रहण की जाती है, फिर श्वसन मार्ग से होती हुई वायु कुपिकाओं में भर जाती है। यह प्रक्रिया जो है वो अंतःश्वसन कहलाती है। बहिर्श्वसन के अंदर क्या आएगा? वायु कुपिकाओं से वायु पुनः श्वसन मार्ग से होते हुए वायुमंडल में निर्मुक्त करना बहिर्श्वसन कहलाता है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि बाह्य श्वसन की दोनों अवस्थाएं श्वसन की क्रिया विधि कहलाती है। श्वसन की क्रिया विधि के ये दोनों चरण फेफड़ों और वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित होने के कारण होते हैं। अब ये दाब प्रवणता कैसे बनती है? देखिए, ये दाब प्रवणता जो होती है वो वक्ष गुहिका के आयतन के बढ़ने और घटने से होती है। यानी कि वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ता है तो उसके अंदर स्थित फेफड़ों का आयतन भी बढ़ता है। फेफड़ों का आयतन बढ़ने के फलस्वरूप फेफड़ों के अंदर स्थित वायु दाब वातावरणीय वायु दाब से कम हो जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर वातावरण से वायु श्वसन मार्ग से होती हुई फेफड़ों में भर जाती है। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो अंतःश्वसन कहलाती है। जब वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ता है, जब वक्ष गुहिका का आयतन घटता है, यहाँ आयतन घटने का मतलब होता है पहले वक्ष गुहिका सामान्य स्थिति में होती है, सामान्य स्थिति से वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ता है तब अंतःश्वसन होता है और पुनः सामान्य स्थिति में आता है यानी कि आयतन घटता है तो फेफड़ों का आयतन भी घटता है जिससे फेफड़ों के अंदर स्थित वायु दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है जिसके फलस्वरूप फेफड़ों से वायु श्वसन मार्ग से होती हुई वायुमंडल में निर्मुक्त कर दी जाती है। यह प्रक्रिया बहिर्श्वसन कहलाती है। यानी कि वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ने और घटने से निःश्वसन और बहिर्श्वसन होता है। अब बात यह आती है यहाँ पर कि वक्ष गुहिका का आयतन कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि वक्ष गुहिका है वो किस प्रकार से बनी होती है। वक्ष गुहिका जो होती है वो पशुका पिंजर से बनी होती है, जो पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। पशुका पिंजर के अंदर क्या होता है? अधर भाग के अंदर स्टर्नम होती है, पृष्ठ भाग के अंदर कशेरुका दंड होता है और पार्श्व में पसलियां होती है। और फेफड़ों के आधार भाग जो चौड़ा होता है, जो अवतल होता है, वहां पर डायफ्राम पाया जाता है, तनुपट पाया जाता है। ये अरीय पेशियों की बनी हुई एक रचना होती है जो सामान्य स्थिति में गुंबद आकृति का होता है। ये देखिए, इस प्रकार आकृति का होता है, ये इसकी सामान्य अवस्था रहती है। तो इस प्रकार से वक्ष गुहिका का निर्माण होता है। अब इस वक्ष गुहिका का आयतन यानी कि इसके मध्य की जो कैविटी होती है उसका आयतन कैसे बढ़ता है और कैसे सामान्य स्थिति में आता है उसको देखने के लिए यहाँ पर दो रचनाएं जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली रचना जो होती है वो होती है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो अरीय पेशियों का बना होता है। जब इन पेशियों के अंदर संकुचन होता है तो ये डायफ्राम जो होता है वो चपटा हो जाता है, यानी कि ये जो होता है वो इस प्रकार से हो जाता है, ऐसे हो जाता है। यानी कि डायफ्राम जो होता है वो गुंबद आकृति से चपटा हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर वक्ष गुहिका जो होती है वो आगे से पीछे की ओर बढ़ जाती है, यानी कि वक्ष गुहिका का आयतन आगे से पीछे बढ़ जाता है। दूसरी रचना जो होती है वो पसलियों के मध्य पाई जाने वाली एक विशेष पेशी समूह होता है और इस विशेष पेशी समूह को अंतरापरशुक पेशी कहते हैं। अंतरापरशुक पेशी जो होती है जो पसलियों के मध्य पाई जाने वाली एक पेशी समूह है, यानी कि इसे बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो होती है पसलियों के मध्य एक विशेष पेशी समूह पाया जाता है और जो वक्ष गुहिका के आयतन को बढ़ाने और सामान्य स्थिति में लाने के लिए सहायक होता है। ये अंतरापरशुक पेशी जो होती है वो दो प्रकार की होती है।
एक होती है इसके अंदर बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी, मैं इसको साफ कर देता हूं। बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और दूसरी जो होती है वो होती है आपके आंतरिक अंतराप्रसुप्त पेशी। आंतरिक अंतराप्रसुप्त यानी कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दो पेशी समूह जो होती हैं ये पसलियों के मध्य पाई जाती हैं और इनके द्वारा वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ता और सामान्य स्थिति में आता है। अब कैसे आता है? बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी जो होती है वो पसलियों के ऊपरी भाग से जुड़ी हुई होती है या ऊपरी भाग से निकलती है और अगली पसली के निचली सतह से जुड़ी हुई होती है। आंतरिक अंतराप्रसुप्त पेशी जो होती है वो पसली की निचली सतह से निकलती है और अगली पसली की ऊपरी सतह से जुड़ी हुई होती है, तो वो आंतरिक अंतराप्रसुप्त पेशी कहलाती है। ये पेशियां जो होती है वो संपूर्ण पसलियों के मध्य पाई जाती है। जब बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी के अंदर संकुचन होता है तब पसलियां ऊपर की ओर गति करती है, और जब पसलियां ऊपर की ओर गति करती है तो स्टर्नम जो होता है वो आगे की ओर आ जाता है और थोड़ा नीचे बैठ जाता है, और ऐसी स्थिति के अंदर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी के अंदर संकुचन होता है तब डायफ्राम के अंदर भी संकुचन होता है। ये दोनों क्रियाएं साथ में होती है। ऐसी स्थिति के अंदर वक्ष गुहा का आयतन है वो बढ़ जाता है, और जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तो वक्ष गुहा के अंदर स्थित फेफड़े जो लचीले होते हैं वो फैल जाते हैं, और जब फेफड़े फैल जाते हैं तब फेफड़ों के अंदर वायु दाब जो होता है वो वायु दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, और ऐसी स्थिति के अंदर वायुमंडलीय वायु जो होती है वो श्वसन मार्ग से होती हुई फेफड़ों में भर जाती है। तो ये क्रिया जो होती है वो अंतःश्वसन कहलाती है। अंतःश्वसन क्रिया जो होती है वो सामान्य वक्ष गुहा की स्थिति में परिवर्तन से होती है, इसलिए ये सक्रिय क्रिया है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी स्थिति क्या होती है? देखिए, जब अंतराप्रसुप्त पेशी के अंदर संकुचन होता है तब पसलियां जो होती है वो पहले जो ऊपर उठी हुई थी वो सामान्य स्थिति में आ जाती है, जिससे स्टर्नम जो होता है पुनः पीछे की ओर चला जाता है और ऊपर की ओर आ जाता है, और इस समय डायफ्राम जो होता है वो शिथिलित हो जाता है, यानी कि पुनः गुंबद आकृति का हो जाता है, और ऐसी स्थिति के अंदर वक्ष गुहा सामान्य स्थिति में आ जाती है और इसे वक्ष गुहा का आयतन वो पहले से घट जाता है, और ऐसी स्थिति के अंदर इनके अंदर उपस्थित फेफड़ों का आयतन भी घट जाता है। फेफड़ों का आयतन घटने से फेफड़ों के अंदर जो वायु दाब होता है वो वायुमंडलीय वायु दाब से अधिक हो जाता है, और ऐसी स्थिति के अंदर फेफड़ों से वायु श्वसन मार्ग से होती हुई वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। तो यह क्रिया जो होती है वो बहिर्श्वसन कहलाती है। तो इन दोनों पेशियों में से आंतरिक अंतराप्रसुप्त पेशी और बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी में से एक पेशी समूह जब सक्रिय होता है तो कोई भी एक श्वसन क्रिया होती है, यानी कि जब बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी के अंदर संकुचन होता है तब संपूर्ण बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी के अंदर ही संकुचन होगा। आंतरिक अंतराप्रसुप्त पेशी है वो शिथिलित अवस्था के अंदर रहेगी,
और ऐसी स्थिति के अंदर कौन सी क्रिया होगी? ऐसी स्थिति के अंदर अंतःश्वसन होता है। जब आंतरिक अंतःपृष्ठ पेशी के अंदर संकुचन होता है तब कौन सी क्रिया होती है? बहिर्श्वसन होती है। मानव श्वसन की क्रिया विधि दो चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1 अंतःश्वसन या निःश्वसन। इसमें वायुमंडल से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। दो नंबर कुचवचन या इसे बहिर्श्वसन कहा जाता है। इसमें फेफड़ों से वायुमंडल में निर्मुक्त की जाती है। ये दोनों चरण फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित होने के कारण होती है। अंतःश्वसन और बहिर्श्वसन जो होता है, ये दोनों चरण जो होते हैं वो फेफड़े और वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता बनती है और जिसके कारण ये दोनों क्रियाएं होती हैं। ये दाब प्रवणता वक्ष गुहा के आयतन के बढ़ने एवं घटने से निर्मित होती है। वक्ष गुहिका या वक्ष गुहा का आयतन डायफ्राम एवं अंतराप्रसूत पेशी समूह
द्वारा बढ़ता घटता है, बढ़ता एवं घटता है। वक्ष गुहा का आयतन अंतरापरशुक पेशी और डायफ्राम के कारण बढ़ता और सामान्य स्थिति में आता है। अंतरापरशुक पेशी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, बाह्य अंतरापरशुक पेशी। ये पेशियां पसलियों के ऊपरी भाग से निकलकर ऊपरी भाग से निकलकर अगली पसली के निचले भाग पर जुड़ी हुई होती है। दो नंबर, आंतरिक अंतरापरशुक पेशी। ये पेशियां पसलियों के निचले भाग से निकलकर अगली पसली के ऊपर वाले भाग से जुड़ी होती है। आंतरिक अंतरापरशुक पेशी और बाह्य अंतरापरशुक पेशी जो होती है वो संपूर्ण पसलियों के मध्य विन्यासित होती हैं और ये दोनों पेशियां एक दूसरे से क्रॉस की आकृति में विन्यासित रहती हैं। यहाँ देख लीजिए, आंतरिक अंतरापरशुक पेशी जो होती है वो निचले भाग से निकलती है और पीछे वाली पसली के ऊपरी भाग से जुड़ी हुई होती है, और बाह्य अंतरापरशुक पेशी जो होती है वो ऊपरी भाग से निकलती है और पीछे वाली पसली के निचले भाग से जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार से ये पूरे पसलियों के अंदर ये पेशियां एक्स आकृति में विन्यासित रहती है। तो ये बात हम लिख लेते हैं। इस प्रकार दोनों पेशियां एक्स की आकृति के रूप में विन्यासित रहती हैं।
श्वसन की किसी एक क्रिया में एक और की समस्त पेशी समूह एक और की समस्त पेशी समूह कार्य करता है, कार्य करती है। 2 नंबर यहां रहता है डायफ्राम का। डायफ्राम यह अरीय पेशियों का बना होता है जो फेफड़ों के आधार भाग में स्थित होता है। डायफ्राम उदर गुहा एवं वक्ष गुहा के मध्य स्थित होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं डायफ्राम के नीचे की ओर उदर गुहा होती है और डायफ्राम के ऊपर की ओर वक्ष गुहा होती है, जिसके अंदर फेफड़े और हृदय स्थित होता है। यह गुंबद आकृति का होता है। तो इस डायफ्राम और इस विशेष पेशी समूह आंतरिक अंतराप्रसुप्त पेशी और बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी जो पसलियों के मध्य पाया जाता है, इनके कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता और पुनः सामान्य स्थिति में आता है, और जिसके फलस्वरूप फेफड़ों का आयतन बढ़ता और घटता है, और जिससे श्वसन की क्रिया विधि संपन्न होती है।